Welcome back in Youth Academy. So it is basically a continuation of our IGNU series, but the thing is, in this class we will be looking upon the chapter-wise analysis of political theory of MPS 001. ठीक है, तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है उसका MPS 001 जो कोर्स कोड है उसका हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे. चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम ओरिएंटेड व्यू पे ही रहेगा. इसमें हम कोई इन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे. हम PYQ बेस्ड पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं ये हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, और ताकि आपका कंटेंट बिल्ड हो जाए फॉर द आंसर राइटिंग. और जाके अगर इग्नू में कोई वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आए, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आए, तो आपके पास यू हैव द मतलब सॉलिड कंटेंट टू राइट समथिंग इन द एग्जाम एंड गेट द मार्क्स. तो इस क्लास में हमारा चैप्टर वाइज एनालिसिस रहेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ PYQs, पैटर्न एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओरिएंटेड. देखिए, जैसे कि आप सबने इग्नू की किताब तो देखी होगी, उसमें जैसे MPS 001 राजनीतिक थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत एंड पॉलिटिकल थ्योरी मेंशन्ड है. उसके ऐसे दो बुक है. दो बुक में यूनिट वाइज आपके चैप्टर्स हैं. तो फर्स्ट बुक इज बेसिकली रिलेटेड टू सम कोर कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट बुक मेंशन्ड है, एंड अदर बुक इज मोर रिलेटेड टू सम द डायनेमिक theories which basically came into existence after some time of after making a political theory. जैसे कि इसमें हम थोड़ा जैसे बात करते हैं फंडामेंटलिज्म, इसमें हम कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, फासिज्म की बात करते हैं. ठीक है, लिबरलिज्म, लिबर्टिटेरियनिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म. तो दिस इज कॉन्सेप्ट रिलेट वी विल लुक अपॉन इन दिस बुक 2. बट बुक 1 में हमारा, मैं आपको इसको थोड़ा इंडेक्स वाइज भी दे देती हूँ. मैंने इग्नू की वेबसाइट से ये इंडेक्स लिए कि MPS 001 के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ, देखिए हमारा जो MPS 001 वाला जो हमारा टॉपिक है PYQ बेस्ड जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखी है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, राइट. आंसर्स मेरे किस बेस पे हैं? मॉडल आंसर्स बेस्ड हैं. तो मॉडल आंसर बेस्ड जो हमने ये सीरीज देखी थी, तो ये इट इज़ हाईली कनेक्टेड टू दिस क्लास, राइट. कैसे? इसमें मैंने आपको एक पूरा लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे, ठीक है, पूरा एक लेक्चर है. साथ ही साथ मैंने इसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी दिया है, और ये मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स पे दिया है. स्टूडेंट डिमांडेड फॉर द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि MPS थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी ओरिएंटेड हो जाता है इन काइंड ऑफ अ हार्ड एग्जाम रिलेटेड टू द हार्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए. और इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल रहना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए. इसी से बेस्ड आपके अदर थिंग्स रिलेटेड है. तो जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये क्लास रहेगा हाईली लिंक्ड विद आर दिस लेक्चर्स एंड विद, इसमें मैंने कम से कम आपको 11 क्वेश्चंस दिए हैं, प्लस आई थिंक 7 to 8 बोनस क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बोनस क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल में भी 10 क्वेश्चंस दिए हैं. एंड इट इज़ फॉर बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को. हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन को देखते हुए मैंने ये दोनों मीडियम में दिया है. तो आपको क्या करना है, आप जब ये वाला क्लास देखेंगे, दिस इज क्लास सप्लीमेंटेड विद आर the previous class of MPS 001, right. It is highly complementary with each other class, not a substitute, it is a complementary class. ठीक है, तो यहीं पे मैंने बात करी. तो इसमें जैसे कि जो मेरे क्वेश्चन आंसर की जो मेरी PDF है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ, यस, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर पार्ट, कि बहुत स्टूडेंट है ना मुझे ईमेल पे मैसेज करते हैं फॉर द PDF के लिए. बट आई वांट टू टेल यू दैट हमारे जितने भी PDF होते हैं वो आफ्टर क्लास हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं विदाउट एनी रिक्वेस्ट. बिना किसी रिक्वेस्ट के हम अपने टेलीग्राम चैनल में ऑन हम उसको अपलोड कर देते हैं. तो आपको कोई भी ऐसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऑन स्पेशली ईमेल, राइट. ईमेल हमने थोड़े समय के लिए खोला था बिकॉज ऑफ द टेलीग्राम गॉट डिसबैंड, राइट. उसके लिए खोला था, बट नाउ इट इज़ fully functional, so you can just get the access from the telegram channel, and this is more convenient way also. हाँ, तो इसमें हम जैसे कि ये हमारे क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी पे,
तो इसमें हम बात करेंगे हाउ पॉलिटिकल थ्योरी इज डिफरेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी डिफरेंसेस विद अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, राइट। तो इसमें ये पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, थोड़े टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। राइट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, है ना, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट, तो उस पर देखेंगे। लिबर्टी, लिबर्टी में बेसिकली हम थोड़े थिंकर्स देखेंगे कि व्हाट थिंकर्स बेसिकली क्या कह रहे हैं, और साथ में इसमें हम पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी भी देखेंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी आपको आर्टिकल 14 से ही मिल जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, वेट अ सेकेंड, इसमें अगर राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ही सारे मिल जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जस्टिस, ठीक है, जस्टिस में हम बात करेंगे हाउ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ की बात करेंगे, यू नो, द सब्सटेंटिव जस्टिस, है ना, प्यूनिटिव जस्टिस, प्यूनिटिव, ये सब की बात करेंगे। आइडिया ऑफ ड्यूटी, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मैंने इस चैप्टर में इसलिए रखा है क्योंकि सिटीजनशिप पे क्वेश्चंस भी आए हैं, साथ ही साथ इसमें थोड़े कंटेंट जानने का थोड़ा ज़रूरत है क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट डोंट नो अबाउट द सिटीजनशिप। अगर फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करें सिटीजनशिप, सॉरी, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कनेक्ट करें, और वी ऑल्सो सेंड, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से इसको कनेक्ट करें तो आर्टिकल ये हमारे 5 से 11 के बीच में मिलता है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द, एंड इट इज़ पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवनिटी, सोवनिटी पे भी डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ डोंट नो अबाउट द सोवनिटी। एंड सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट मैंने कंटिन्यूसली हर पेपर में पढ़ाया है, हर कोर्स टाइटल मैंने ये बताया। अगर मैं बात करूँ MPS का, MGP का पेपर पढ़ाऊँ, MPSE का पेपर देखे जाए, और साथ में एज वेल अबाउट द BPS वाला पेपर, BPSC वाला पेपर, तो मतलब ये सब मैंने सब में सिविल सोसाइटीज़ के ऊपर पढ़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये गांधी पॉलिटिक्स पीस वाले पे बहुत पढ़ा है। पावर एंड अथॉरिटी एंड लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन, अब यहाँ पर मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है थोड़ा, पावर एंड अथॉरिटी, हाउ इट गॉट डिफरेंशिएटेड एंड हाउ इट इज सिमिलर, ठीक है, हाउ दे कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर एंड हाउ इट इज थ्रेटिंग टू ईच अदर, ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स बेसिकली PYQ में पूछे जाते हैं। हाउ लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन लीड टू द डेमोक्रेसी वाला पार्ट, है ना, ऑल्सो टॉक अबाउट द सोवनिटी वाला पार्ट, ऑल्सो टॉक अबाउट द अथॉरिटी वाला पार्ट, इक्वालिटी जस्टिस वाला पार्ट, ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह ऑल्सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इन आर MPS 001 के लेक्चर में भी, एज वेल एज अपना एक्स्ट्रा PDF मटेरियल में भी इसके बारे में हमने जाना है, एज वेल एज MGPE के पेपर में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। पॉलिटिकल वायलेंस रिलेटेड टू द गांधीज कॉन्सेप्ट, राइट, अदर कॉन्सेप्ट फिर सेम दिस पेपर में भी पढ़ा है हमने। तो देखिए इसमें मुझे आपको, देखिए कल पेपर है, एग्जाम है, तो उसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या लग रहा है विद रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ PYQ, तो उसमें मुझे लग रहा है थ्योरी, डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑल वी नो। मैंने आपको इक्वालिटी एंड इक्विटी में अंतर भी बताया था MPS 003 वाले में भी और MPS 001 वाले में भी, MGP वाले पेपर में भी। जस्टिस, वी ऑल नो दैट, आइडिया ऑफ ड्यूटी, हाउ ड्यूटी रिलेटेड, इसमें आप फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A को कनेक्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 से कनेक्ट कर सकते हैं। सोवनिटी, वी विल लुक अपॉन दिस। सिविल सोसाइटी, वी ऑलरेडी नो दैट, इट इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, राइट, इसमें कोई बहुत डिफरेंट हवा बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। We will look this, we will look this, this is what common concept. So what we going to look upon in this class? 1, 2, 3, 4 and 4, citizenship 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 topics we will cover in this class, ठीक है, book 1. If we look upon the book 2 part, तो देखिए क्लासिकल लिबरलिज्म, इसमें मैंने जो मेरा PDF है, PDF में बहुत ही क्लासिकल लिबरलिज्म PYQ में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें, न्यू लिबरलिज्म की बात करें, इस तीनों टॉपिक पे इन तीनों टॉपिक पे मैंने एक क्वेश्चन पूरा ही दिया है, एक क्वेश्चन पोजीशन मिला है हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मेरे PDF में मिल जाएंगे। माई PDF इज टोटल अराउंड 21 क्वेश्चन प्लस 7 to 8 बोनस क्वेश्चन, ठीक है। तो अराउंड आप 30 क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आप इस 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो ये आपका बुक 2 अपने आप ही कवर हो जाएगा।
बुक 2, ठीक है, ये बुक 2 का पार्ट है। बुक 1 में हमारे 14 यूनिट्स हैं एंड बुक 2 में हमारे 15 से स्टार्ट हैं एंड 29 तक जा रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड ग्लोबलाइजेशन पे ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चंस लगाए रखे हैं। कम्युनिटेरियनिज्म एंड सिविल रिपब्लिकनिज्म पे मैंने इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में दिए हैं विद द क्वेश्चन का टोन सेम है, क्वेश्चन की मीनिंग सेम है, इसकी टोन और स्ट्रक्चरिंग को मैंने डिफरेंट किया है, ठीक है। क्वेश्चन का टोन मीनिंग सेम रहेगा, टोन और स्ट्रक्चरिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी, लेकिन बात वो यही कर रहा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, आपका एक ही कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपके क्लास से ये नहीं आया, बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि दिस क्लास इज नॉट द कॉपी पेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन। इसमें इस क्लास का उद्देश्य ये है कि जो मैंने PYQ के ट्रेंड्स को समझा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ट्रेंड को समझा, उससे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको मैं आंसर राइटिंग स्किल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको बेसिकली मैं कंटेंट में थिंकर्स, कोटेशंस, कीवर्ड्स, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँ। इससे क्या होगा, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछें, बस आपको उसका कोर मीनिंग पता चल जाए तो आपको स्ट्रक्चरिंग और टोन का भी पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस PDF में इसलिए देती हूँ कि आप PDF से ही सीखें। मेरे PDF में एक ही क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में बताया गया है, 2 लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे लेकिन आंसर उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। गांधी जी के पेपर में हम जब MGPE के पेपर हम सॉल्व करते हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट जब हम लिखने बैठते हैं आंसर, तो हमें नहीं लगता कि वी आर बेसिकली रिपीटिंग द सेम टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी रिटन इन सम अदर क्वेश्चंस, राइट। तो वो सेम टॉपिक रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा, बस थोड़े थिंकर्स अलग हो जाएंगे, थोड़े कोटेशंस यू कैन राइट इट मोर डाइवर्स वे में, थोड़े करंट एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट टाइम के रेलिवेंट एग्जाम्पल्स अलग हो जाएंगे। तो यही मोटो है इस क्लास का, इट नॉट अ कॉपी पेस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन इग्नू। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एवरी एग्जामिनेशन हैव इज अनप्रिडिक्टेबल वाला पार्ट, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू बी फेथ इन दिस क्लास इज बेसिकली मेकिंग यू कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट द थिंग्स, इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ द थिंग्स। इससे आपको बहुत ही डेवलपमेंट मिलेगा, आपको ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट होगा, होलिस्टिक आंसर राइटिंग टेक्निक्स पता चलेंगी, एंड बेसिकली यू नो दैट माई आंसर राइटिंग टेक्निक इज मोर रिलेटेड टू द UPSC आंसर राइटिंग टेक्निक बिकॉज इट हैज़ द एक्सपर्टीज, राइट, ठीक है। तो इसमें मैंने बात कर लिया, आप फॉर दिस पार्ट यू आर गुड टू गो फॉर योर PDF वाला पार्ट। PDF में मैंने बहुत ही डिटेल्ड मीनिंग के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक्स, एवरी थिंकर पॉसिबल मेंशन किया है। सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म की बात की है मैंने, इसमें मैंने कंजर्वेटिज्म में एडमंड बर्की की बात कर रखी है, इनके पे अलग ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। लुकस पे क्वेश्चन मैंने अलग लगाया है, ग्राम्सी थ्योरी ऑफ हेजेमनी, फ्रैंकफर्ट स्कूल्स अबाउट द ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का क्या कहना है अबाउट द फ्रैंकफर्ट स्कूल्स मार्क्सिज्म, TH ग्रीन इज रिलेटेड टू दिस स्कूल, डिफरेंट थिंकर्स भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, मार्क्सिज्म, लेनिन एंड माओ। पहले तो मैंने बताया कि ये 3 both are advocated for the idea of socialism and how these 3 is different from the idea of socialism and how these 2 different from the idea of Marxism। फिर idea of socialism की बात इसमें भी हुई है, इस पर भी मैंने एक पूरा 2 क्वेश्चन दिया है। वेलफेयर स्टेट वी ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि इसमें MGP वाले पेपर में हमने वेलफेयर स्टेट पढ़ा है, MPS 003 वाले पेपर में हमने वेलफेयर स्टेट की बात की है, वेलफेयरिज्म, राइट। इसी में हमने DPSP को लिंक किया है, फंडामेंटल राइट्स को लिंक किया है, राइट। और उसमें अगर बात करें आर्टिकल 249, आर्टिकल 325 एंड 326 को भी कनेक्ट किया है, ठीक है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटलिज्म कि हाउ दे बेसिकली गो फॉर द रूट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द रिलीजन, फेथ, वर्शिप, इन सब के प्रिंसिपल पे बेस्ड फंडामेंटलिज्म होता है। नेशनलिज्म को मैंने कैसे एथिकल नेशनलिज्म से कनेक्ट किया था, राइट। फासिज्म में हमने हिटलर के ऊपर देखा था, ऑल्सो मसोलिनी के ऊपर देखा था, राइट। फिर इसमें फेमिनिस्ट की पर्सपेक्टिव ऑलरेडी हमने बहुत सारे पेपर्स में पढ़ रखा है, क्योंकि सारा मास्टर का पेपर इज रिलेटेड, राइट, इंटरलिंक्ड है। गांधी एंड पैसिफिज्म, हम कैसे बात करते हैं कि गांधी इज एडवोकेटेड फॉर द क्वालिफाइड पैसिफिज्म, राइट।
if we right, ठीक है। तो गांधी जी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड पैसिफिज्म, पीसफुल रेजिस्टेंस। ये देखिए मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ आपको, ये मेंशन करने एग्जाम में। पीसफुल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यू नो ट्रस्टीशिप थ्योरी की बात करते हैं, यू नो ही ऑल्सो टॉक अबाउट द एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। प्रोग्राम की थ्योरी भी एडवोकेट करते हैं। ये ऑल्सो टॉक अबाउट नई तालीम। नई तालीम को आपसे किससे कनेक्ट करना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आपको कनेक्ट करना है। ये ऑल्सो टॉक अबाउट द तलिस्मान। इसी का आइडिया ऑफ अंत्योदय लगा सकते हैं, अंत्योदय, राइट। इसी में अगर इनकी कोर पॉलिटिकल फिलॉसफीज की बात करूं तो मैं आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, और कैसे अहिंसा, इसी को आप कहते हैं नॉन वायलेंस, स्वराज। इसी में आप ग्राम राज्य राम राज्य की बात करेंगे, स्वदेशी, सर्वोदय, and also idea of decentralization. These are the key words which be mentioned in your answer, right? जैसे idea of justice की बात करते हैं, right? ethical consumerism की बात करते हैं, ethical consumerism, जैसे कि आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं how globalization linked to the idea of गांधीज एथिकल कंज्यूमरिज्म। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे हमें, ग्लोबलाइजेशन इज अ बेसिकली इज अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड थ्रू, क्या होता है, फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी एंड मटेरियलिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो गांधी जी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एथिकल मटेरियलिज्म एंड एथिकल कंज्यूमरिज्म। ही ऑल्सो टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ डियोंटोलॉजी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मैकियावेलीज आइडिया, Machiavelli's and Morgenthau's idea of teleology, ठीक है। And he also talk about the Jeremy Bentham की आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की बात करती हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल की बात करती हैं। इसी में ये लिबरलाइजेशन से लिंक्ड है, जेरेमी बेंथम। Also linked with J.S. Mill is also linked to this. J.S. Mill is and Jeremy Bentham is related to each other. ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको रिकैप बता रही हूँ, इसमें मैं आपको कुछ बढ़ा नहीं रही हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको थ्रू आउट द लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो इट्स जस्ट अ रिकैप, राइट। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, तो आप ऐसे नहीं बोलना कि मैं बहुत स्पीड में बता रही हूँ। इट्स जस्ट अ रिकैप। तो रिकैप मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस एग्जाम में पूछा जाएगा ये चीज़, ठीक है। बट मोर कंसर्न इज आर अबाउट दिस इज पार्ट विच इज बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है, सबको नहीं पता, और ये हमने एग्जाम्स में पढ़े भी नहीं है, डिफरेंट पेपर्स में, ठीक है। उसी पे बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी। वैसे तो मैंने इसमें सब चीज़ लिख दिया है, मुझे बस आपको थोड़ा सा ट्रिक बताना है कि आपको इस पीडीएफ से कैसे कैसे इस पीडीएफ को यूज़ करना है टू इस एफिशिएंट वे, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? एवरीवन नोज दैट। बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, how it is different from other disciplines, right? तो देखिए पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं, एक सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज़ का, इंस्टीट्यूशंस का। मैंने आपको इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया है, व्हाट इज मीन बाय इंस्टीट्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया है। ये हमने सोशियोलॉजी के पेपर में देखा था, एज वेल एज मास्टर्स वाले पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स के पेपर में भी देखा था। वैल्यूज, प्रोसेसेस, ठीक है। बट इसमें इसका इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होगा, ये सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है। एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव स्टडीज के बारे में भी आपने पढ़ा है ना, उसी से लिंक्ड है ये, ठीक है। क्या पॉलिटिक्स एक्सप्लेन पॉलिटिक्स वर्क, हाउ इट शुड वर्क। बेसिकली इट एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिक्स वर्क एंड हाउ इट शुड वर्क। ये दोनों को बताता है कि प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है और फ्यूचर में कैसा चलना चाहिए। आइडिया ऑफ प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी भी इसी पे बेस्ड थी। वो डेमोक्रेसी
प्रेजेंट था ग्रीक एथेंस में, बट वो उसको चेंज करके फिलोसोफर किंग का आइडिया लेके आते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ही गेट टू नो अस दैट कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा था और ये आइडियल फॉर्म क्या हो सकता है। इसलिए एलिगरी ऑफ केव की बात करते हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल बेसिकली इसी को और फर्दर वे में डीपन वे में बताते हैं। देन अगर एरिस्टोटल के बाद में अगस्टाइन ये सब आते हैं, तो दे आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी क्या है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है फैक्ट्स का। तो फैक्ट्स बेस्ड इंपेरिकल इज वही होता है ऑब्जर्वेशन बैक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक इंपेरियलिज्म की हम बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ठीक है। अंडरस्टैंड, एनालाइज, प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना। आपको इतना वर्ड भी आते हैं तो जस्ट राइट डाउन टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिनोमिना। पॉलिटिकल फिनोमिना इन द प्रोसेस ऑफ process, institutions, values and political ideas. Political ideas like equality, liberty, justice, fraternity, fundamentalism. These are all the अगर हम किसी आइडिया में इज़म लगा दें तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। किसी भी आइडिया में हम इज़म वाला वर्ड लास्ट में लग जाए इसके प्रीफिक्स में, एफिक्स में, तो ये एक प्रोसेस बन जाता है। आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। अब आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इज अ पॉलिटिकल आइडिया। इक्वालिटी इज पॉलिटिकल आइडिया। ठीक है। अब इक्वालिटी एंड जस्टिस इज अ आइडिया। अब मुझे बताना है कि वी हैव अ ऐसा इकॉनमी चाहिए जिसमें स्टेट इंटरवेंशन कम से कम हो, सोशलिज्म हो, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म हो, साथ ही साथ कैपिटलिज्म हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल हो। तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंट ये 3-4 कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स बताए ना सोसाइटी, इस पूरे को मुझे समझाने के लिए आप कौन सा एक टर्म ले सकते हैं? लिबरलिज्म, और यू ऑल्सो कैन द टोटलिटेरियनिज्म। तो निज्म इज अ प्रोसेस। अगर इसमें इज्म वर्ड लग जाता है तो एक प्रोसेस को डोनेट कर रहा होता है। ठीक है। प्रोसेस इज अंडरगोइंग प्रोसेस। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या रहता है हमारा? आप ही बताइए पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। अगर मैं बताऊं इकोनॉमिक थ्योरी की क्या कंटेंट रहती है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी की क्या रहती है, इफ यू टॉक अबाउट द कल्चरल थ्योरी क्या रहता है, तो आप ही बताइए पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? स्टेट पढ़ते हैं। स्टेट के कंपोनेंट्स क्या है? स्टेट के कंपोनेंट्स हैं देयर शुड बी अ एरिया, पॉपुलेशन, also can territory, sovereignty and government. तो 4 things need to be in a state, right? तो उसी से हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल में क्या पढ़ते हैं? स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, सोवरेनिटी इज बेसिकली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, लिबर्टी, एंड ये पॉलिटिकल थ्योरीज आ गए हमारे आइडियाज। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होते हैं? देखिए ये HPS मैंने एक निमोनिक बनाया है जिससे आपको याद हो जाए। तो HPS मैंने एक निमोनिक बना दिया है, ये HPS। तो H फॉर हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? हिस्ट्री में क्या करते हैं? स्टडीज इवैल्यूएशन पॉलिटिकल आइडियाज। देखो प्लेटो टू मार्क्स हम पढ़ते हैं, हमारी किताब भी प्लेटो टू मार्क्स। तो प्लेटो से पढ़ते हैं कि पहले की पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या थे, इंस्टीट्यूशंस क्या थी, उस समय की आइडियाज़ क्या थे, और यू कैन से थ्योरी क्या थी। फिर बाद में जो वो प्रोसेस चलता रहा थ्रू द टाइम ऑफ स्पेस, तो वो मार्क्स के आइडियाज़ में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो हिस्ट्री बेस्ड होता है। तो वही अगर हम मार्क्स की भी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं तो मार्क्स इज ऑल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं थ्रू द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल डायलेक्टिलिज्म। ठीक है। फिलोसफी आइडियाज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल फिलोसफी। यूजेज द साइंसेस यूजेज द ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल बेस्ड, comparisons, normative and evidence analysis based on the scientific empiricism and the normative ideology. ठीक है। आई एम पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे रहा? तो CMC कैसे? क्लासिकल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी। क्लासिकल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म हम कैसे इवोल्यूशन पे पढ़ते हैं? हम पहले पढ़ते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर पढ़ते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म, फिर हम पढ़ते हैं न्यू लिबरलिज्म। बेसिकली न्यू में तो स्पेलिंग हमारा ऐसे N वाला U हो जाता है, ये वाला न्यू हो जाता है, बट इसका मतलब यही होता है न्यू, मतलब प्रेजेंट टाइम में और कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसा लिबरलिज्म चल रहा है। ये लिबरलिज्म हमें 1991 के बाद ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और यू कैन से मोर प्रोमिनेंटली सीन आइडिया ऑफ 2015 तक। ठीक है। तो क्लासिकल में क्या था? फोकस एरिया क्या है इसका, और ये की थिंकर्स कौन कौन रिलेटेड है?
तो पॉलिटिकल थ्योरी में क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, जस्टिस एंड एथिक्स की बात करते हैं। अब प्लेटो की कॉन्सेप्ट में एथिक्स की बात कैसे होते हैं? प्लेटो टॉक अबाउट द फिलोसोफर किंग, ठीक है। प्लेटो ने सोसाइटी को थ्री स्टेजेस में डिवाइड किया था, राइट। आप बता सकते हैं कौन कौन से? एपेटाइट था एक, तो दूसरा करेज था, दूसरा विजडम, तीसरा विजडम था। विजडम रिलेटेड टू द फिलोसोफर किंग वाला पार्ट, करेज रिलेटेड टू द आर्टिलरी क्लास, वॉरियर क्लास, एंड द एपेटाइट वर द ट्रेडर्स, नॉर्मल सिटीजन्स विच डोंट हैव माइंड और विजडम। तो ऐसे करते हैं। एथिकल सोसाइटी की बात करते हैं, फ्री फ्रॉम करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस। इसलिए वो फैमिली एज इंस्टीट्यूशन को ही बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग का फैमिली नहीं होना चाहिए ताकि वो एथिकल और करप्ट ना हो जाए। आइडियल स्टेट की बात करते हैं, उन्होंने प्लेटो ने वैसे ही बताया कि डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल स्टेट, ही टॉक अबाउट द फिलोसोफर किंग, राइट। उन्होंने थ्री परवर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज भी बताया, ट्रेनी आर्बिट्ररी पावर्स की बात की है, अथॉरिटेरियनिज्म की बात की है, एंड द डेमोक्रेसी। मॉडर्न में सोवेनिटी की बात आ जाती है, राइट्स एंड डेमोक्रेसी की बात आती है। ये मॉडर्न हमें 1945 से देखने को मिलता है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें मतलब और आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन वाला पीरियड जो था, जिसमें सोवेनिटी का मतलब ये होता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो यही हमारा डीकोलोनाइजेशन की बात, सोवेनिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब जैसे कि हम पंशियल एग्रीमेंट में बात करते हैं, पंशियल एग्रीमेंट हो गया हमारा, नैम हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसमें भी हम बात करते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी, रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी ऑफ आर बेसिकली पार्टनर कंट्रीज, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एमर्जिंग क्या, प्रेजेंट टाइम में क्या क्या एमर्जिंग पॉलिटिकल थ्योरीज आए, फेमिनिज्म आ गया, क्योंकि उस समय जब फेमिनिज्म को पता चला वुमेन्स हैव अ राइट, तो वहाँ प्रोटेस्ट फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म भी स्टार्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल प्लूरिज्म की बात हुई, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटलिज्म स्टार्ट हुआ, टू प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, टू वी नीड टू हैव अ ग्रोथ बट विद अ सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट, एंड पीसफुल ग्रोथ, पीस एंड सस्टेनेबल पीस की बात हुई। थिंकर्स क्या थे पहले? प्लेटो एंड एरिस्टोटल। Machiavelli is talk about the division of power. Morgenthau is more related to the idea of division of power. Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, आपस में जर्नी बेंथम की भी बात कर सकते हैं। ग्रामसी इज ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रामसी हैव अ मतलब ग्रामसी आपके इस वाले कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि ही बेसिकली ही गिव द आइडिया ऑफ हेजीमनी की बात सोवेनिटी वाले आइडियाज में आती है, ठीक है। रॉल्स, नॉजिक्स, हर्मस एंड फेमिनिस्ट थिंकर्स जो हमें मिले, ठीक है। तो यही पॉलिटिकल थ्योरी इज मोर रिलेटेड टू दिस। अगर कोई क्वेश्चन भी आए व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज हिज रेलेवेंस, हिज इवोल्यूशंस, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्वेश्चन कभी भी इसके बियॉन्ड नहीं जाता कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी है और उसके इवोल्यूशंस क्या हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या है इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स और प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। अब देखिए मैंने इवोल्यूशन तो बता दी कि इवोल्यूशन क्लासिकल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी था। थिंकर्स भी बता दिए। अब इस थिंकर्स में आपको जैसे कि प्लेटो के आइडियाज पता होंगे, एरिस्टोटल के आइडियाज, हॉब्स इज व्हाट बेसिकली हॉब्स इज टॉकिंग अबाउट, रूसो, लॉक, जेएस मिल का तो सबको पता है, ये जेएस मिल भी इसी से लेके हैं, रूस और लॉक है हमारे लॉज, ठीक है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज में मैंने बता दिया आपको, इवोल्यूशन बता दी, सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वी नो दैट कि व्हाट इज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में 2 क्वेश्चंस अलॉट किए हैं। देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, ठीक है। इसका डेफिनेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो एंश्योर पॉलिटिकल पावर अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं। राइट, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब इनका ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्या था। अब एक पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमने बता दिया इब्राहिम लिंकन की फेमस लाइन से, ठीक है। लिंकन जी की फेमस लाइन है,
अब इसमें बताएं ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्या हैं। अब ओरिजिन से आप पहले एंशिएंट ग्रीस की बात करेंगे, एथेंस की, स्पार्टा वॉर्स, राइट, पेलोपोनेशियन वॉर की बात करेंगे, पेलोपोनेशियन वॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोक्रेटिस, देन प्लेटो इज बेसिकली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एंड सोफिस्टिस्ट आते हैं सबसे पहले ग्रीक थिंकर्स में। सोफिस्टिस्ट एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ रिटोरिक। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका बियॉन्ड जाना है। फिर उसके बाद हमारे सोफिस्टिस्ट के बाद सोक्रेटिस आते हैं। ही बेसिकली एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स, उनकी मेथोडोलॉजी थी डायलेक्टिक्स। उसके बाद प्लेटो भी आते हैं, फिर प्लेटो ऑल्सो हैव द सेम मेथोडोलॉजी ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है। तो यहीं से एशियन ग्रीन्स की बात हो जाए जिसमें वो डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। मॉडर्न डेमोक्रेसी डेवलप थ्रू इट, ठीक है। मैग्ना कार्टा आता है 1215 के, उसी के समय में मैग्ना कार्टा बेसिकली यहीं से हमारा फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन होता है। इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की 20th सेंचुरी में बात आती है, एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए यहाँ पर कुछ ये ऐसी थिंग्स है जो हमें पता है, हिस्ट्री बेस्ड है। तो इवोल्यूशन ही पूछ रहा है, तो एशियन ग्रीन से बात करेंगे। अब एशियन ग्रीक और ग्रीस से एथेंस, स्पार्टा, पेलोपोनेशियन वॉर, राइट। तो आप पूरा पेपर नहीं दे सकते पूरी कहानी में, तो बस ओरिजिन में ऐसे बताना, एशियन ग्रीक में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, उसी को प्लेटो ने एडवोकेट अपोज किया था। मैग्ना कार्टा आ गया। मैग्ना कार्टा इज काइंड ऑफ अ बिग बैंग थ्योरी इन पॉलिटिकल स्फीयर। जैसे कि ज्योग्राफी में हम बात करते हैं कि बिग बैंग इज अ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी। सेम मैग्ना कार्टा इज अ बिग बैंग थ्योरी इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिक्स। तो वही होगा मैग्ना कार्टा जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की आइडियाज़ की बात हुई। फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स ऑलरेडी हमारे और इसी समय में 1215 के आसपास आइडिया ऑफ नेचुरल राइट, आइडिया ऑफ स्टेट, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट वाला थ्योरी जो हमारा था, ओरिजिन ऑफ स्टेट, राइट। तो इंग्लिश रेवोल्यूशन आया, इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली इट इज़ अ रेवोल्यूशन यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियाज और इवॉल्व विद थ्रू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये हमारा अडल्ट फ्रेंचाइज की बात हुई। फिर इसी में हम बात कर सकते हैं अबाउट द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आफ्टर 1945 और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द एमरजेंस और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ओरिजिन हमने देखा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट में डेमोक्रेसी थी। फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स की बात हुई, लिमिटेड टू फ्री मेल सिटीजन्स, राइट। प्लेटो के आइडियाज और एरिस्टोटल के आइडियाज आर मोड्स ऑफ सेम। एरिस्टोटल इज ऑल्सो टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। स्पेलिंग गलत हो गई। तो दे बोथ हैव द आइडिया ऑफ लिमिटेड फ्री मेल सिटीजन्स। जब हम एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ सिटीजनशिप पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली एरिस्टोटल इज बेसिकली सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ स्लेवरी। तो यहाँ पर आप ये भी बात करेंगे, स्लेवरी जो बेस था वो मेन बेस भी था और वीमेन बेस्ड भी था। तो जब कह रहे हैं लिमिटेड आइडिया ऑफ फ्री मेल सिटीजन्स, तो यहाँ पर ये स्लेव्ड मेन को सिटीजन का आइडिया नहीं था, वुमेन को सिटीजन का आइडिया नहीं था, अडल्ट मेल और फीमेल को नहीं था। तो बेसिकली वो मेल जो फ्री थे और जिसके पास विजडम था उन्हीं का सिटीजन का आइडिया था। तो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप एरिस्टोटल की है, और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जब आप बात करेंगे लिमिटेड टू फ्री मेल सिटीजन्स। मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गया था हमारा थ्रू द मैकियावेली की बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, राइट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये तो अभी हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम ही लग रहा है। Representative government is also related to the idea of Westminster model of democracy. Westminster model of democracy. ठीक है, अब इसी में आइडिया आपका इंग्लैंड आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, ऑल्सो यूएसए भी आ जाएगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली क्या है, यहाँ पर बात होती है लिमिटेड पावर की, कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, इसमें आप इंडिया का फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल दे सकते हैं। अमेरिका में जो फर्स्ट 10th अमेंडमेंट थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट 10th अमेंडमेंट था, विच इज क्लेम टू बी नोन एज फंडामेंटल राइट्स। तो अमेरिका से 1 से लेके 10 तक के जो आर्टिकल्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स के, राइट। तो आई होप मैंने इतना बता दिया है। लेट्स मूव टू दिस पार्ट। कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है। कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज आती है। फैमिली इज काइंड ऑफ अ कंपोनेंट। फैमिली में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो फैमिली एक ऐसे वर्ड है जिसको कंपोनेंट से डोनेट कर रहा है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पीपल गवर्न देमसेल्व्स होना चाहिए, इसलिए वोटिंग, इलेक्टोरल सिस्टम की बात होती है, इलेक्टोरल सिस्टम की बात होती है। इसमें मैं बात करूं तो जैसे कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। 325 एंड 326 हैं जो कि बेसिकली राइट टू वोट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटीड करते हैं। राइट, तो ये मेरा आर्टिकल 325 है, ये आर्टिकल 326 है, और ये 324 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। ओके, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी इसी में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन लेते तो कौन सा आइडिया लेते, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP मॉडल, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ऑल्सो हम इसमें कह सकते हैं PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, उसमें डिसीजन मेकिंग ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, 1 पर्सन वोट वैल्यू की बात होती है। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, रिलीजन, ये बेसिकली आपके 19 एंड 29 to 30 में आते हैं। आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ मैं। इक्वालिटी आर्टिकल आपको 14 में मेंशन है, मैंने पहले ही बता दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपका इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, और ये आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये तो हमने ऑलरेडी थ्रू आउट पढ़ा है। डेमोक्रेसी का जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी क्या है। इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन की बात करें, जस्टिफिकेशन जस्टिफाई करते हैं डेमोक्रेसी ऑन द वर्ड वेज, तो इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन में आएगा डेमोक्रेसी इज वैल्यूएबल बिकॉज इट रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन की बात करूं, समझ रहे हैं आप, जब मैं बात करती हूँ जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, जब कोई आइडिया आएगा, अगर कोई क्वेश्चन आए व्हाट इज डेमोक्रेसी, ले लेते हैं डेमोक्रेसी, हाउ यू जस्टिफाई द डेमोक्रेसी, तो आप 2 तरीके से जस्टिफाई करेंगे डेमोक्रेसी को। पहले आप बात करेंगे इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन की, और फिर दूसरी बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन की, राइट। तो इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन में आप क्या बात करेंगे कि डेमोक्रेसी इज वैल्यूएबल बिकॉज इट प्रोड्यूस, ये इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन आपका रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा कि आफ्टर डेमोक्रेसी प्रोसेस को यूज करते हुए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यूज करते हुए क्या क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। बेटर गवर्नमेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट होता है। समझ रहे हैं, इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन का मतलब होता है डेमोक्रेसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन का मतलब होता है आफ्टर यूजिंग दिस डेमोक्रेटिक टूल्स व्हाट आर द गोइंग द रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डेमोक्रेटिक आइडिया में है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें मैंने पीपल्स ने वोटिंग के थ्रू FPTP मॉडल के थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को जिताया। ठीक है, इलेक्शन में कौन आ गए हमारे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इलेक्शन में आ गए, एक्स मिनिस्टर इलेक्शन में जीत गए। अब ये क्या करेंगे, ये जो भी लॉज बनाएंगे, बिल्स बनाएंगे, कन्वेंशंस बनाएंगे, वो क्या होंगे, दे आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स द सिटीजन्स।
तो मेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिपब्लिकनिज्म, राइट, एंड क्वासी फेडरलिज्म. तो इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ द यूजिंग द डेमोक्रेटिक टूल्स. डेमोक्रेटिक के जो कंपोनेंट्स को यूज करके जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, और जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज द इंस्ट्रिक्ट जस्टिफिकेशन. ठीक है. और दूसरा है प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी. टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं. वैसे वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट ऑन अ ब्रॉड स्केल प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी होता है. प्रोसीजरल का मतलब समझ रहे, प्रोसेस, नाम ही बता रहे प्रोसेस, थ्रू प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस होगा. जैसे कि आप कोई सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो एसडीएम ऑफिस में कहते हैं ना ये प्रोसेस है, जस्ट फॉलो इट एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो प्रोसीजरल होता है, मतलब प्रोसेस के थ्रू होता है. तो वही बात करें, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, रूल ऑफ लॉ होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, मेजॉरिटी रूल होती है. तो बेसिकली ये क्या है मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन लॉन्ग में क्या है? प्रोसीजरल मतलब प्रोसेस. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में कैसे इलेक्शंस होते हैं, कौन पावर में आता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इलेक्शंस. लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, राज्यसभा के इलेक्शंस की बात नहीं करी, बट राज्यसभा इलेक्शन इज मोर और लेस सेम. और राज्यसभा नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा के जनरल इलेक्शंस आर सेम, बट राज्यसभा के इलेक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो पीआर सिस्टम पे बेस्ड होते हैं. तो जनरल इलेक्शंस में हमने बात की प्रोसेस क्या है. तो बेसिकली इसमें क्या होगा? पहले क्या होंगे? सिटीजन्स होंगे, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे. सिटीजन्स इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे. ठीक है. रूल ऑफ लॉ, इस इलेक्शन कमीशन के भी अपने रूल हैं. रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ, जो ये लॉ बना है उसी के अकॉर्डिंग रूल होगा. इसको लेक्स रेक्स भी बोलते हैं, थोड़ा लैटिन टर्म है लेक्स रेक्स. ठीक है. तो रूल होगा, रूल के थ्रू वोटिंग होगी. अब देखे जाएंगे कि वोटिंग फ्री एंड फेयर था, करप्ट तो नहीं था. उसके बाद जो मेजॉरिटी में आएगा वो विन करेगा और वही गवर्नमेंट क्रिएट करेगा. ये है उसका प्रोसेस. ये है प्रोसेस इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब थ्रू द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ठीक है. अब क्या हुआ? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए. प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में सिटीजन्स भी इंक्लूड हो गए, रूल ऑफ लॉ भी चेक कर लिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी हो गया, बिकॉज सिटीजन ने जब वोटिंग की तो जो लीडर बने वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू ही आए, मेजॉरिटी रूल विन किया, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, राइट. अब डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं ना कि और 1950s के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक सिंगल डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई थी. फिर 1977 के बाद ये जो आइडिया ऑफ रीजनल पार्टी एमर्ज हुई, थ्रू द आइडिया ऑफ ऑटोनोमस स्टेटहुड की बात हुई, थ्रू द आइडिया ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात हुई. तो इससे हमारा रीजनल पार्टी हुई, क्योंकि रीजनल पार्टी के अपने नीड्स एस्पिरेशन थे, क्योंकि वो रीजनल एरिया में रीजनल एरिया की डिमांड्स समझ रहे थे. उसी से आइडिया ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, आइडिया ऑफ कास्टिज्म ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ. फिर 1977 के बाद मल्टी पार्टी डोमिनेंस सिस्टम आया. फिर 1990s के बाद कोलिएशन पार्टी गवर्नमेंट आया, जिसमें बोलते थे ना आया राम गया राम. तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो ये जो जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंटरलिंक्ड है सारे के सारे. ठीक है. सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करेंगे. सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी इज टॉक अबाउट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अब ये वही बात हो गई. ठीक है. क्या बात हो गई? जब मैंने बात की कि जस्टिफिकेशन आप कैसे देते हैं डेमोक्रेसी का, इंस्टेटिक जस्टिफिकेशन देते हैं एंड इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन देते हैं. इंट्रिंसिक में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से हैं, वही हमारे इंस्ट्रिक्टिक जस्टिफिकेशन होता था, इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन. अब हम देखते हैं जो हमने डेमोक्रेटिक टूल्स को यूज करके जो हमारा रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट, वो क्या था? वो हमारा क्या था? इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन. सेम प्रोसीजरल क्या हो जाएगा? प्रोसेस यूज किया हमने, थ्रू द स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मेंशन था इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वो यूज करने के बाद क्या हमारा एंड रिजल्ट आया? जब हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट को लाते हैं थ्रू द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नमेंट, इफेक्टिव गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अनकरप्टेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो उससे हमारा एंड रिजल्ट क्या आता है? सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हमारा इम्प्लीमेंट होता है थ्रू द आइडिया ऑफ DPSP,
अंडर आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में, ठीक है। आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वेलफेयरिज्म की बात DPSP में भी है एंड आर्टिकल 21 में भी है। ह्यूमन राइट्स की बात उसमें भी होती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि इसमें हम SCs, NSTs, OBCs, ट्राइबल एरियाज, इसमें आप शेड्यूल 6 एंड 7, 5 एंड 6 को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका आइडिया बताता है। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेसी क्या है एंड सब्सटेंटिव एंड रिजल्ट क्या है उस स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का। तो ये है, आपको इसी से पता चल जाएगा, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसी से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है एक, और दूसरी होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इंडिया में होता है एंड UK में होता है। क्रिटिसिज्म क्या है? एलिट डोमिनेंस आ जाता है, ठीक है, एक पार्टी का डोमिनेंस ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो लिमिटेड सिटीजन्स पार्टिसिपेशन होता है। इंडिया में सब लोग वोटिंग करने नहीं जाते, जिसको वोटिंग का मायने पता है वही जाता है वोटिंग करने, थ्रू द सम फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी होते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, ऐसे बोला जाता है कि इंडिया के वोटिंग में जो वोटिंग जो सिस्टम है उसमें थोड़ा करप्शन देखने को मिलता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली बियॉन्ड इलेक्शन। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? सिटीजन्स अपने लीडर्स को चुनते हैं, फिर वो लीडर जाके लॉज बनाते हैं, गवर्न करता है सिटीजन्स को। बट पार्टिसिपेटरी में क्या होता है? सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, ठीक है, जैसे कि छोटे स्केल में होता है ये सब, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट्स में ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं? ग्राम सभा में वो सभी मेंबर्स हो जाते हैं जो 18 साल तक के हैं और 18 से बड़े हैं, वो सब मेंबर्स हो जाते हैं ग्राम सभा के। तो ये हमारे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो जाएगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सेम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में हम डिसीजन लेते हैं थ्रू द डिबेट, रीजन, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, डिबेट, डिस्कशन के थ्रू हम लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी प्लस सोशल जस्टिस की बात हो जाती है, जिसमें हम वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन, राइट। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी बियॉन्ड नेशन स्टेट, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ स्टेट नेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें हम बियॉन्ड नेशन स्टेट की बात करते हैं, ये ग्लोबल गवर्नमेंट्स की बात हो जाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। जैसे यूनाइटेड नेशन में हमारा परमानेंट 5 के मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, फिर वो डिसीजंस जो जिस तरीके से रिजल्ट निकलता है वो पूरे पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में इम्प्लीमेंट होता है। तो ये आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी हो जाएगा, बियॉन्ड द बॉर्डर्स। आइडिया ऑफ राइट्स, लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ राइट्स। तो राइट्स डेफिनेशन है, बेसिकली राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो राइट्स आर क्लेम एंड एंटाइटलमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, एनेबलिंग इंडिविजुअल डेवलप पर्सनैलिटी, लिव विद डिग्निटी। ये आर्टिकल 21 से लिंक कर सकते हैं आप। राइट्स मीनिंग एंड नेचर क्या है? राइट्स क्लेम्स हैं एंड पावर्स हैं। तो लीगली एंड मोरली रिकॉग्नाइज एंटाइटलमेंट, अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में समझना है कि व्हाट इज राइट, तो राइट आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स, राइट, क्लेम एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द सिटीजन्स टूवर्ड द स्टेट, ठीक है। क्लेम्स है, पावर्स है, ठीक है। एसेंशियल कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली वाई वी डू नीड अ राइट, ठीक है। मीनिंग ऑफ राइट और एसेंस क्या है, नेचर क्या है राइट का, नेचर ऑफ राइट क्या है? एसेंशियल कंडीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्टेड बाय द लॉ और कंपेन्ड बाय द ड्यूटी। अच्छा, आपके पास राइट है, फॉर एग्जाम्पल ये राइटलेस सोसाइटी होती, कोई कुछ भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या होगा? कोई भी किसी के पास भी गन होगा, कोई किसी के भी घर पे जाके शूट आउट कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी का कोई किसी को हार्म कर सकता है, कोई किसी को हार्म कर सकता है, कोई किसी को किसी के घर में जाके किससे अनसोशली एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो ये सब हो सकता है। बट राइट ऑन स्टेट का आने के बाद क्या है? एरिस्टोटल के आइडियाज़ में, हॉब्स, रूसो, लॉक के आइडियाज़ में आप पढ़ेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ स्टेट, राइट। तो यही जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कटेल करने के लिए स्टेट एंड राइट्स का ओरिजिन हुआ।
अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्या, नेचर ऑफ राइट। नेचर ऑफ राइट में क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशली रिकॉग्नाइज है, लीगली प्रोटेक्टेड है। वी आर लीगली प्रोटेक्टेड, हमारे पास फंडामेंटल राइट है क्योंकि फंडामेंटल राइट लीगली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ग्रांटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। थ्योरीज ऑफ राइट क्या है, नेचुरल थ्योरी, राइट थ्योरी क्या है, राइट इनहेरेंट एंड बिलोंग टू एवरी इंडिविजुअल बाय द बर्थ राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट होता है। थिंकर्स कौन थे, नेचुरल राइट्स के लॉक एंड रूसो थे। एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात होती है नेचुरल राइट में, लॉक ने कहा था। लीगल राइट थ्योरी क्या है, तो बेसिकली दीज आर द थ्योरीज ऑफ राइट। तो नेचुरल राइट, लीगल राइट, तो लीगल राइट क्रिएटेड एंड सपोर्टेड बाय द स्टेट एंड लॉ। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके किसकी बात की है, जॉन ऑस्टिन की बात की। हिस्टोरिकल थ्योरी में क्या बोलते हैं, राइट इवॉल्व थ्रू द कस्टम, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। एडमंड बर्की इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। एंड सोशल एंड वेलफेयर राइट्स की बात होती है, वेलफेयरिज्म ऑफ सोसाइटी की बात होती है। जेरेमी बेंथम इज टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी में आइडिया ऑफ सोशलिज्म, राइट, अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी मेनली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआस एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं। क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। फिर आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म होता है, आइडिया ऑफ एलिनेशन होता है। तो दीज आर द थिंग्स, राइट, कार्ल मार्क्स रिलेटेड है। लास्ट की थ्योरी ऑफ राइट, तो ये क्वेश्चन आया था बेसिकली पीवाईक्यू में। तो लास्ट की थ्योरी ऑफ राइट क्या है, हार्लैंड लास्की, राइट आर सोशल कंडीशन नेसेसरी फॉर द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये लास्ट की इसकी आइडियोलॉजी थी। मेन फीचर क्या थे इनकी आइडियोलॉजी के, कि राइट्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी, अभी हम बात किया कि थोड़ा इवोल्यूशन के थ्रू होता है। हिस्टोरिकल थ्योरी की बात की ना, कि थ्रू राइट्स आर इवॉल्व बाय द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस। तो वही लास्ट की बात करते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंसेपरेबल। तो जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसेपरेबल टू ईच अदर। स्टेट प्रोटेक्ट्स राइट्स बट कांट आर्बिट्रेरली डिस्ट्रॉय देम, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट्स चेंज विद सोशल नीड, सोशल नीड जैसे चेंज होता है राइट होता है। अब मैं बात करूं, पहले के आइडिया में नेचुरल राइट था, उस समय फंडामेंटल राइट एज सच नहीं था। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आइडिया ऑफ रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनैलिटी आई। उसके बाद आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद 1948, राइट। उसके बाद आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट आया। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आ गया, फिर लीगल राइट आ गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल राइट, और यू कैन से फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, और वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, राइट। दीज आर द थिंग्स। यूनिवर्सल एंड इनएलिजिबल है, दे बिलोंग टू द एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात की। अब आइडिया ऑफ लिबर्टी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, साथ ही साथ ये कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही है कि अगर क्वेश्चन आए, क्योंकि ये मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि हाईली पीवाईक्यू में रिपीटेटिव थे, रिकरिंग टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिकरिंग टॉपिक्स एंड रिपीटेटिव टॉपिक्स ऑफ द पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है। अब इसमें मैंने अपना जो बेस रखा है, सैम्पल स्टडीज रखी है पीवाईक्यू में, वो 5 से 6 सालों के बीच का रखा है। ठीक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक, स्पीक, एक्ट एंड डेवलप हिज पर्सनैलिटी विदाउट नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू राइट टू अदर एंड रूल ऑफ लॉ। बेसिकली हमें दूसरों की राइट्स को ना कटेल करते हुए अपनी फुलेस्ट डेवलपमेंट विद फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ अपने आप को डेवलप करना इज द राइट, इज द लिबर्टी। तो लिबर्टी फ्रॉम फियर की बात करते हैं, लिबर्टी फ्रॉम वांट्स की बात करते हैं, लिबर्टी टू लिव विद डिग्निटी की बात करते हैं। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी आर interchangeable topics. Liberty is more per se के law oriented and freedom is more socially oriented things होता है। ठीक है। तो freedom from fear, freedom from wants and freedom to live with dignity, these are the things। ठीक है। इसमें आर्टिकल आप 21 यूज कर सकते हैं, राइट टू लिबर्टी विद लिव विद डिग्निटी। ठीक है। मीनिंग ऑफ लिबर्टी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री कंट्रोल, अपॉर्चुनिटी सेल्फ डेवलपमेंट, राइट। लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस, लिमिटेड फ्रीडम है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड फ्रीडम विद द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें एक पूरा क्वेश्चन ही बन जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड हाउ दे आर सिमिलर, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम एंड पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम टू।
तो फ्रीडम फ्रॉम, अब नेगेटिव वर्ड से आपको ये नहीं समझना कि जैसे कि झूठ बोलना अनएथिकल है, अनमोरल है, बट इन द जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना मान लेते हैं, अनलॉफुल भी है, अनएथिकल एंड अनमोरल भी है, बट इट इज़ नॉट अ नेगेटिव लिबर्टी। लिबर्टी नहीं दिया है, देखिए आप समझिए, नेगेटिव इज अ टर्म ऑफ नेगेशन, नेगेशन का वर्ड आ रहा है, नॉट यूज कर रहे हैं, नो यूज कर रहे हैं, नो हार्म टू एनीबडी इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव लिबर्टी, नॉट हार्मिंग विद टू एनीबडी, किसी को हार्म नहीं करना है। तो जो नहीं वर्ड है ना, ये नेगेशन बता रहा है, नो बता रहा है, ये वर्ड जो नहीं डोनेट कर रहा है ना, ये बता रहा है कि इट इज नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, तो ऐसे नहीं बताना कि एग्जाम्पल के थ्रू इट इज नेगेटिव पॉजिटिव। एक बार और बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। किसी के घर में चोरी करना तो बता दिया, जैसे कि इसकी चेन स्नैचर्स होते हैं, राइट, और सम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो दीज आर द, अब ये नहीं बता रहे कि पॉजिटिव लिबर्टी की नेगेटिव लिबर्टी है, दे हैव काइंड ऑफ देयर ओन माइंडेड लिबर्टी, बट इन द आइज ऑफ लॉ इट इज कांट बी डिफरेंशिएटेड इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। बट अगर इसमें हम ये बता दें चेन स्नैचर इज not a liberty which basically performed in the society, right? Let me make it more clear with the example. Meaning freedom from external influences, especially by the state. State should interfere in the little as possible. Minimum गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, फ्रीडम इंडिविजुअल होता है, फ्री फ्रॉम मार्केट, प्राइवेट होता है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, की थिंकर्स कौन थे? जॉन लॉक, J.S. मिल, बर्लिन जी थी। नेगेटिव लिबर्टी के एग्जाम्पल्स, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हमारे नेगेटिव लिबर्टीज के एग्जाम्पल है। पॉजिटिव क्या कहते? राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी की बात होती है। तो फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी अरेस्ट, प्यूनिटिव डिटेंशन, लेट्स सी, और प्यूनिटिव को कायदा डिटेंशन की बात कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम डबल jeopardy, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम डबल jeopardy, ये दोनों आर्टिकल 20 में लिखे हुए हैं आपके, आर्टिकल 20 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, स्टेट को नहीं करना चाहिए डबल jeopardy, मतलब एक उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की, एक अनलॉफुल एक्टिविटी को उसको 2 बार जेल नहीं हो सकता। ठीक है, 2 बार जेल नहीं कर सकते एक ही अनलॉफुल एक्टिविटी को, तो स्टेट को नहीं करना चाहिए डबल jeopardy। स्टेट को डबल jeopardy नहीं करना। डबल jeopardy मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए, वन सिंगल अनलॉफुल एक्टिविटीज कांट यूज एज अ डबल अरेस्ट फॉर द सेम पर्सन, राइट। एक ही इंसान को एक ही गलत काम के लिए आप 2 बार जेल नहीं डाल सकते। तो फ्रीडम फ्रॉम jeopardy, ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम jeopardy, स्टेट को नहीं करना चाहिए डबल jeopardy। इफ यू टॉक अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे कि पुलिस स्टेशन में जो आप बयान देते हैं वो कोर्ट इन द आई ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं एप्लीकेबल है, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। स्टेट शुड नॉट डू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्टेट शुड नॉट डू। तो जो नॉट वर्ड आ रहा है ना, द नॉट, द नेगेशन, द वर्ड ऑफ नॉट इज बेसिकली मीन द negative liberty, how you are liberating the people, जो idea of liberty of the individual, state is basically limiting it by using the other means of ways। जैसे कि मेरा फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम राइट टू फ्रीडम है, मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, बट ये राइट टू फ्रीडम स्टेट कैसे खत्म कर सकती है? थ्रू द फ्रीडम फ्रॉम jeopardy, फ्रीडम टू अरेस्ट। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, आपको नॉट वर्ड देखना है। फ्रीडम टू, अब स्टेट क्या क्या हमारे पास फ्रीडम है? एजुकेशन का फ्रीडम है, स्पीच एक्सप्रेशन एसोसिएशन का फ्रीडम है, ट्रैवलिंग का है, राइट, और पर से राइट टू मैरी इज अंडर रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 21, राइट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स अंडर रिकॉग्नाइज अंडर 21, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंकर्स क्या है? T.H. ग्रीन है, लास्की है, बर्लिंग है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए, इसमें वेलफेयर की बात होती है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है। सोवरेनिटी, आइडिया ऑफ सोवरेनिटी,
सोवरेनिटी संप्रभुत्व. तो सोवरेनिटी इज अ सुप्रीम एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू मेक एंड फोर्स लॉज विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. जैसे कि जब इंडिया डीकॉलोनाइज्ड हुआ तो इंडिया के पास कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी, बट इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब इंडिया डीकॉलोनाइज हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, उन्होंने लास्ट के जो आर्टिकल्स में उसमें लिख दिया गया इंडिया इज सोवरेन, इंडिया इज बेसिकली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मत यूनाइटेड नेशन, जो ये हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, काइंड ऑफ बाउंड द टेरिटोरियल इंटरेस्ट ऑफ द वन नेशन. नेशनल इंटरेस्ट को बाउंड कर देते हैं, राइट. सीज फायर्स हो जाते हैं, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट यूक्रेन रशिया में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब सीज फायर लग गया, यूनाइटेड नेशन में सीज फायर कर दिया, उससे क्या हुआ कि अब जो नेशनल इंटरेस्ट था उसको हमारे नेशनल इंटरेस्ट तो कटेल हो गया थ्रू द पावरफुल कंट्री. जैसे रशिया ने यूक्रेन के नेशनल इंटरेस्ट को कटेल कर दिया, बट यूक्रेन ने उसका काउंटर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की. बट इससे क्या हो गया, क्योंकि सीज फायर लगा था, तो इससे क्या हो गया, जो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इट बेसिकली मेक अस बाइंडिंग टूवर्ड्स सम कन्वेंशंस. बाइंडिंग कन्वेंशन एंड नॉन बाइंडिंग कन्वेंशंस होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. वी विल लुक अपॉन इन MPS आई थिंक 2 वाले में है, ठीक है. तो यही बात होती है कि कैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस रीजन्स के और नेशन के नेशनल इंटरेस्ट को कटेल कर देते, वायलेट कर देते, ब्रिज कर देते, राइट. व्हाट इज सोवरेनिटी? जीन बॉर्डिन थिंक रिलेटेड टू द सोवरेनिटी बॉर्डिन, ठीक है. सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट. एब्सोल्यूट पावर है, परपेचुअल है. यहाँ पर कोई लिमिटेड पावर नहीं, जैसे पार्लियामेंट हैव द लिमिटेड पावर थ्रू द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है. जो ऑस्टिन ने क्या कहा है, सोवरेनिटी इज सुप्रीम पावर वेस्टेड डिटरमाइन ह्यूमन सुपीरियरिटी हैबिचुअली बियॉन्ड द पीपल, ठीक है. लास्की की भी आइडिया ऑफ सोवरेनिटी है. नॉट एब्सोल्यूट पावर इज शेयर्ड बाय अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी, NGOs एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, ठीक है. सुप्रीम अथॉरिटी फाइनल लॉ मेकिंग पावर होती है, इंडिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल इंटरनल सुप्रीमेसी होती है. डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट कैसे आया, ठीक है. अब देखिए, एंशियंट टाइम का तो बात कर नहीं सकते. एंशियंट टाइम में आइडिया ऑफ स्प्रेडिंग था, टेरिटोरियल स्प्रेडिंग थी. ग्रीक एथेंस की बात करें, स्पार्टा पेलोपोनेशियन वॉर हुए, तो उसमें कोई सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. कोई किसी पे भी अटैक करके कितनी भी टेरिटरी ले सकते थे. कलिंग वॉर का एग्जाम्पल देख लीजिए, राइट. कोई कितनी भी टेरिटरी यूज, राजसूया वाजपेयी, जो ये यज्ञ होते थे एंशियंट टाइम्स में, यू कैन यूज इट, राइट. पॉलिटिकल थ्योरी में आप एंशियंट में ये यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली एंशियंट टाइम में कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी, रिस्पेक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द टेरिटरी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उस समय वॉर था एंड एनेक्शन ऑफ मोर टेरिटरीज थी. बट मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ, पावर शेयर हुई बिटवीन द चर्च एंड किंग. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें जो रिलीजन और स्टेट बेसिकली सेपरेट हो गए थे. बॉर्डन ने फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी बताई. क्या? थॉमस हॉब्स ने बताया एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ द मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. ऑस्टिन ने लीगल मोनिस्टिक सोवरेनिटी बताई. प्लूरिस्टिक लास्की, फिगी एंड कॉल ने बताया कि स्टेट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ अथॉरिटी. ग्लोबलाइजेशन एरा में सोवरेनिटी इज इंक्रीजिंगली शेयर्ड विद द कॉन्स्टेंट इंटरनेशनली. सोवरेनिटी ग्लोबलाइज्ड एरा में थोड़ी डायल्यूटेड हो गई, बिकॉज वी गॉट टू नो अबाउट द ट्रांसनेशनल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ट्रांसनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी कहते हैं रियल एंड टिटुलर. तो रियल क्या होते हैं, एक्सरसाइज एक्चुअल पावर, जैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट हैव द सोवरेनिटी टू मेकिंग द बिल, गवर्न द पीपल, गवर्न द स्टेट, राइट. टिटुलर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड विद नॉमिनल पावर, जैसे प्रेसिडेंट एंड मोनार्क, ठीक है. इंग्लैंड में मोनार्क होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, सोवरन हेड होता है. बट जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो रियल पावर होती है इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है. लीगल, ठीक है. लीगल एंड पॉलिटिकल एक काइंड ऑफ सोवरेनिटी. पहले एक होते हैं रियल एंड टिटुलर, दूसरी होते हैं लीगल एंड पॉलिटिकल. लीगल में अथॉरिटी ऑफ रिकॉग्नाइज बाय लॉ, पार्लियामेंट हैड अथॉरिटी. पॉलिटिकल में एक्चुअल इन्फ्लुएंस बाय द पीपल, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया एंड प्रेशर ग्रुप्स. तो जो ये बेसिकली लॉस बनते हैं पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, तो ये लीगल हो जाएगा. बट ये पॉलिटिकल क्या हो जाएगा, जो ये लॉस बन रहे हैं ये इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, थ्रू द आइडिया ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गए, सिटीजन्स आइडियोलॉजीज हो गई, ठीक है.
डी जूरे, डी फैक्टो। डी फैक्टो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इज अ डी फैक्टो हेड ऑफ द नीति आयोग। तो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, by the virtue of being a prime minister, he is also the head of some other, you know, some other organizations. जैसे कि president, vice president is de facto head of the Rajya Sabha. Prime minister, vice president is de facto head of the Rajya Sabha. तो de facto वही हो जाता है de facto actual authority without legal legitimacy. ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर बने, बट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको कौन कौन से अदर पोजीशन मिल गए? प्राइम मिनिस्टर तो बने वो, बट उनके अदर पोजीशन क्या हो गए? नीति आयोग के हेड बन गए। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन पे उनका रोल देखने को मिला। तो बस बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उनको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर पावर मिल गए। ठीक है, डी जोरे क्या हो जाता है? डी जोरे लॉफुल अथॉरिटीज हो जाती है। जैसे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली ग्रांट करते हैं ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये डी जूरे है, बाय द लॉ है। लॉ में ही मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो प्रेसिडेंट को ओथ ग्रांट करेंगे। सेम प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ ग्रांट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, न्यू लेजिस्लेटिव असेंबलीज और न्यू लेजिस्लेटिव लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज आएंगे, उनको करेंगे। तो दीज आर द डी जूरे, मतलब इन द आइज ऑफ लॉ, बट डी फैक्टो इज by being a virtue of becoming one thing, you get the more powers. Like mother mummy है, mummy by being a virtue of mummy have a मतलब more powers towards the children, towards the head of the family, you can say father, in-laws, अपने घर की तरफ से, right? These are the things. Mating power lies within people. ठीक है, सोविनिटी की हो गई। ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ सोविनिटी क्या मेन फीचर होते हैं? ऑस्टिन की कॉन्सेप्ट पूछते हैं एग्जाम में। सोविनिटी इज एब्सोल्यूट, इज इनविजिबल, इंडिविजिबल है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लीगली सुप्रीम है। तो बेसिकली ऑस्टिन की वही आइडिया ऑफ सोविनिटी है जो मॉडर्न टाइम्स में चल रही है। लॉज इज कमांड बाय द सोवरेन, सिचुएशन हैबिचुअली ओबेड बाय द सोवरेन एंड सोवरेन ओबेज नो सुपीरियर। जैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं ना, थ्रू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी इज ऑल्सो बेसिकली कटेल हो जाते हैं सम राइट्स। ठीक है, देयर सब एक्सेप्शंस टू। तो यहाँ पर सुप्रीमेसी आ जाती है गवर्नमेंट की, और इससे गवर्नमेंट की। पॉपुलैरिटी अटैक ऑन ऑस्टिन, पॉपुलैरिटी अटैक क्या लास्की ने किया, कोल एंड फिकी एंड क्रिटिसिज्म क्या है? स्टेट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, society consists of many associations, sovereignty shared between not absolute but democracy limit the unlimited power of the state. ठीक है, सेम है sovereignty and globalization कि how sovereignty dilute the idea, how globalization dilute the idea of sovereignty because of the cosmopolitan democracy and politics. Power blocks, regional organization influence the nation decision, national organization national interest के decisions को curtail करता है। जैसे कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है टू इंटीग्रेट टू मतलब बेसिकली यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी, बट चाइना क्या करता है? चाइना ऑलवेज मतलब इंडिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, अनऑफिशियल स्पीचेस देता है, अनऑफिशियल नोटिस देता है। तो यहाँ पर अब ये हमारा मुद्दा क्या आ गया? बिकॉज एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है चाइना, एज वेल एज इंडिया पार्ट है, सेम विद ब्रिक्स का पार्ट है चाइना एंड इंडिया। तो वो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें इंडिया थोड़ा अपना सेल्फ इंटरेस्ट को डिप्लोमेटिक वे में लेके चलता है। तो हाउ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हैम्पर द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट? ग्लोबल इकोनॉमीज की बात होती है, यूरोपियन यूनियन की, जैसे ब्रिक्सिट, जैसे इंग्लैंड जब यूरोपियन यूनियन से हटता है तो उसको आइडिया ऑफ ब्रिक्सिट कहते हैं ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ग्लोबलाइज इकोनॉमी की बात होती है थ्रू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेसिकली यू कैन से अफेक्ट करती है। फेवरेबल कंडीशंस वाला क्लॉज हो जाता है अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, लिमिट ऑटोनॉमीज, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, जिसकी अमेरिका का नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन का व्हाट्सएप एक्ट हो गया। तो दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब आप उसके किसी एक मेंबर कंट्री पे थ्रेट करेंगे तो दे बिकम अ कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंबर्स। इंटरनेशनल लॉज हो गए, जैसे इंटरनेशनल लॉज ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटीज़ की बात होती है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो हमारा इंटरनेशनल लॉ हो जाता है मेरीटाइम। पावर एंड अथॉरिटी, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो हम पावर अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन से। यस, तो पावर एंड अथॉरिटी,
पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति एंड प्राधिकार। आप ही बताइए पावर से कैसे अथॉरिटी आती है? हाउ पावर एंड अथॉरिटी गिव यू द लेजिटिमेसी, राइट, ऑब्लिगेशंस एंड लेजिटिमेसी, ठीक है। तो पावर एक एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, कंपेल द बिहेवियर ऑफ others even against their will. For example, our mother have a power. In what ways? She can influence our decisions. Our basically हमारा आज खाने का मन ये है, but she can influence it by making some other kind of food. तो she have a power basically है, तो वहीं पे power है, तो ability है उनके पास, तो कंट्रोल कर सकते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिटिल माइन्यूट डिसीजंस को, ठीक है, अगेंस्ट देयर विल्स। तो ये एग्जाम्पल है। थोड़ा मैं इसको पॉलिटिक्स वाले एग्जाम्पल में लेती हूँ। प्राइम मिनिस्टर, किसने, गवर्नमेंट हैव द पावर टू डू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस विच इज अगेंस्ट द पीपल विल। अब पीपल से यहाँ पर दिस इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड कोई ऐसे कन्वेंशंस लाते तो वो बेसिकली हार्म द अदर माइनॉरिटी के लोगों को। जैसे कि राम जन्मभूमि का जो ये हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है, बेसिकली इट इज़ supported to the Hinduism, but it is not supported to the religious ideologies, right? तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर एंड अथॉरिटी का थोड़ा वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, ठीक है। तो पावर क्या है? अब गवर्नमेंट हैव अ लेजिटिमेट पावर, डू आवर मदर हैव अ लेजिटिमेट पावर? लेजिटिमेट पावर कैसे आता है? पब्लिक ओपिनियन से लेजिटिमेसी आती है ना। अब हमने अपनी मदर को लेजिटिमेसी दिया है, by virtue of being her mother we gave the legitimacy to her. अब पावर और अथॉरिटी में यही अंतर हो जाता है, पावर आर लेजिटिमेटेड नहीं होता वो, जबकि अथॉरिटी लेजिटिमेटेड होती है, ठीक है। पावर दैट इज एक्सेप्टेबल एज लॉफुल एंड जस्टिफाइड बाय दोज हु obey it, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया ही वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक द लॉज। तो ये लेजिटिमेट पावर एक्सरसाइजेशन ऑफ लेजिटिमेट पावर। तो एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पावर में बात करें तो मीनिंग क्या हो जाता है? स्टडीज हाउ पावर एक्चुअली ऑपरेट इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द फोकसेस ऑन हु हैज द पावर, हु इज एक्सरसाइज्ड एंड इट एफर्ट्स, uses observation, empirical है, like empirical study, observation based, evidence based and survey and case study based, right? Power and authority में concept of power and source of power कैसे है? Concept meaning ability to influence बात कर लिया हमने। International relations में characteristic क्या हो जाएगा? Relations between individual and group, dynamic and changing होता है। Power can be dynamic, change होता रहता है through the time and space, can be coercive and persuasive। पावर देखिए कोहेसिव कैसे हो जाएगा? थ्रू द आइडिया ऑफ फासिज्म। पावर को आप कोहेसिव कैसे बना सकते हैं? आइडियोलॉजी इसमें है फासिज्म। एंड पर्सुएसिव कैसे बना सकते हैं? थ्रू द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है। डिबेट डिस्कशन के थ्रू पर्सुएसिव बना सकते हैं, पर्सुएट कर सकते हैं। आइडिया ऑफ रिटोरिक, कैरिस्मेटिक लीडरशिप। अब यहाँ पर आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर सकते हैं क्योंकि वो कैरिस्मेटिक लीडर थे, ठीक है। और इसमें आप ममता बनर्जी की भी बात कर सकते हैं। शी इज कैरिस्मेटिक लीडर इन द आइज ऑफ बंगाल पीपल, राइट। मे बी विजिबल और हिडन दोनों हो सकते हैं, प्रेजेंट इन ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम। सारे पॉलिटिकल सिस्टम में होता है बना। अगर पावर ही नहीं होगा, अथॉरिटी नहीं होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम काम ही नहीं करेगा। सोर्सेज क्या होता है? पॉलिटिकल पोजिशन, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज, मिलिट्री स्ट्रेंथ में जैसे कि यूएसए का हेजीमनी है इन द यूएसए एंड रशिया का, तो वहाँ पर पावर कहाँ से मिलती है उनको? मिलिट्री स्ट्रेंथ से। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक सपोर्ट, इंडिया में पब्लिक सपोर्ट है। लीडरशिप, इंडिया में स्ट्रॉन्ग लीडर है, राइट। यूएसए ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। हाँ, पावर एंड अथॉरिटी में अब पावर है मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच पे बेस्ड। मार्क्सिस्ट अप्रोच कार्ल मार्क्स है जो बात करते हैं पावर इज कंट्रोल बाय द इकोनॉमिकली डिटरमिनेंट। बेसिकली मार्क्सिज्म मोर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक आइडिया ऑफ एवरीथिंग, पावर शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, राइट, स्ट्रैटिफिकेशन। तो बात करते हैं कि जो पावर है इकोनॉमिक डोमिनेटेड होता है, बुर्जुआ कैपिटलिस्ट के पास पावर होती है, एक्सप्लॉइटेटर्स के पास होती है, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास,
उनका कहना है। एंड रियल इक्वालिटी रिक्वायर्स एंडिंग क्लास एक्सप्लॉयटेशन, तो इकोनॉमिक पावर लीड टू पॉलिटिकल पावर, इनका कहने का मतलब ये था। एंड वेस्टर्न प्लूरिस्टिक लिबरल अप्रोच में देखें तो पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, नो सिंगल ग्रुप परमानेंटली कंट्रोल द स्टेट। ये डेमोक्रेटिक आइडिया भी है। डेमोक्रेसी में एवरी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग की बात हो रही है। इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, दी ऑल इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। थिंकर्स कौन है? डेविड ट्रूमैन है। की आइडिया क्या था? पावर इज शेयर्ड एंड कॉम्पिटेटिव भी रहता है। पावर एंड अथॉरिटी में concept of authority is legitimated and accepted power है। power is not accepted power, ठीक है। when power is not accepted and legitimized in the eyes of society, it is become a power. if it is legitimized and accepted by the society, it became as a authority, ठीक है। people obey because they believe authority, ठीक है। इसमें idea of contract, origin of state की बात हुई थी, उसी में ये था। लॉफुल एंड राइटफुल होता है, बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी, एक्सेप्टेड वॉलंटरी होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, डिपेंडेंट ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर प्लस लेजिटिमेसी, ठीक है। और पावर का मतलब ओनली है, पावर का मतलब क्या है? लेजिटिमेसी जिसमें नहीं है और जिसमें एक्सेप्टेडनेस नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी कैसे हो? मार्क्स वेबर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताते हैं मार्क्स वेबर। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मैंने आपको बताया, जैसे कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हिटलर पावर में कैसे आया था? अथॉरिटेटिव रिजिम तो था, बट वो पावर में कैसे आए थे? थ्रू द आइडिया ऑफ रिटोरिक। उनके पास कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी, वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे पीपल्स के ओपिनियन को थ्रू द आइडिया ऑफ परसुएसिवनेस, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में बेस्ड ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, किंग, हेरिडिटरी रूलर, जैसे उस समय प्राइमोजेनिचर का रूल था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इसमें कोई एज सच अथॉरिटी वैसे भी मिल जाती थी उस समय, ठीक है। कैरिस्मेटिक लीडर बेस्ड ऑन पर्सन क्वालिटी ऑफ लीडर्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों बने? कांग्रेस पार्टी क्यों गवर्नमेंट बनाई उन्होंने? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी थी, जो कि थ्रू आउट द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रहा, और उस समय जवाहरलाल नेहरू उस समय सबसे कैरिस्मेटिक लीडर उभर के आए थ्रू द आइडिया ऑफ रिटोरिक एंड डायलेक्टिक्स। महात्मा गांधी जैसे थे, नेल्सन मंडेला थे, ठीक है। एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी थ्रू द आइडिया ऑफ बेस्ड ऑन लॉज, रूल्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स है, सिविल सर्वेंट्स जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक राइट्स है, थ्रू द आइडिया ऑफ सम एक्ट्स के थ्रू आता है उनके पास। लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन। अब लेजिटिमेसी पढ़ ली, हाउ लेजिटिमेसी एंड एक्सेप्टेड पावर गिव राइट टू द अथॉरिटी। अब लेजिटिमेसी भी पढ़ते हैं, वैधता एंड दायित्व, हाउ लेजिटिमेसी गिव राइट टू आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो लेजिटिमेसी मीन प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड एज लॉफुल एंड जस्टिफाइड बाय द पीपल। तो लेजिटिमेसी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पावर अथॉरिटी होती है वो जस्टिफाइड होती है लॉफुली इन द आइज ऑफ पीपल, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मीन्स मोरल और लीगल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन्स टू ओबे द लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन सिटीजन्स के भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या है? मोरल एंड लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म, जैसे कि आइडिया ऑफ राइट एंड ड्यूटी आर रिलेटेड। तो ऑब्लिगेशन एक मोरल एंड लीगल ड्यूटी है, ये सिटीजन्स का भी हो सकता है एंड स्टेट का भी हो सकता है। स्टेट के पास लीगल एंड मॉरल ड्यूटी क्या है? वेलफेयरिज्म का है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल की बात करते हैं, राइट। तो सिटीजन्स का क्या मोरल और लीगल ड्यूटी है? टू बेसिकली ओबे द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट एंड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज लेजिटिमेसी? लेजिटिमेशन मीनिंग प्रोसेस है मेकिंग अथॉरिटी लॉफुल, जस्टिफाइड, एक्सेप्टेबल। और ये कैसे कैसे एक्सेप्टेबल हो सकते हैं हम पढ़ेंगे। गिव गवर्नमेंट राइट टू रूल, legitimate and state. Democratic states survive because people voluntarily accept its authority through the idea of representative democracy, through the idea of election. Constitution, rule of law, public trust strengthen करता है legitimacy, ठीक है। तो ये पावर, लेजिटिमेशन, अथॉरिटी कैसे है? तो देखिए, पावर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स। अब पावर है ना, देखिए पावर माइनर लेवल में भी हो सकता है। क्लास मॉनिटर का पावर था, ठीक है। क्लास मॉनिटर का पावर है टू इन्फ्लुएंस द फेलो स्टूडेंट्स।
क्लास मॉनिटर क्या कहते हैं कि आप साइलेंट रहो वरना आपका नाम हम ब्लैक बोर्ड पर रखते हैं, फिर स्टूडेंट आएगी फिर आपको पनिश करेंगे। तो वो जो पावर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और लेजिटिमाइज भी नहीं है, ठीक है, बट वो पावर है उस समय क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे बिहेवियर एंड इमोशंस को। वहीं पे अथॉरिटी हो जाएगी लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने उस पावर को एक्सेप्ट कर लिया और लेजिटिमेसी दे दी तो वो पावर अथॉरिटी बन जाएगी। जैसे टीचर जो आएंगे जो पनिश करेंगे उनके पास लेजिटिमेसी है, उनके पास एक्सेप्टेड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर लेजिटिमेशन क्या होगा, कन्वर्ट पावर इनटू द एक्सेप्टेड अथॉरिटी। जब पावर को एक्सेप्टेड अथॉरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं वो लेजिटिमेशन हो जाता है। पावर प्लस पब्लिक एक्सेप्टेंस लीड टू द लेजिटिमेट अथॉरिटी। पावर, ठीक है, पावर टीचर के पास है बट वो टीचर की पावर एक्सेप्टेड हो रही है थ्रू स्टूडेंट्स के थ्रू हो रही है, फेलो टीचर्स के थ्रू हो रही है, प्रिंसिपल्स के थ्रू हो रही है, और अब बात करें पूरे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हो रही है तो वो लेजिटिमेट अथॉरिटी हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? अब ऑब्लिगेशन काइंड ऑफ पावर तो दे दी आपने, उनको अथॉरिटी दे दी, अब उनका भी कुछ दायित्व है ना कि हमारे तरफ कुछ काम करे, हमारे लिए कुछ काम करे, और वो काम इन द फॉर्म ऑफ मोरल, एथिकल एंड लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं टीचर अनलॉफुल काम कर रहा है, ठीक है, बच्चों के बीच में बायसनेस क्रिएट कर रहा है, बच्चों के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम क्या है, मोरल हो, एथिकल हो और लीगल हो, ठीक है। ड्यूटी ऑबे लॉ एंड परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी एंड स्टेट। टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वैल्यूज, हेल्पिंग अदर्स, रिस्पेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द लॉ, ठीक है, एनफोर्स्ड बाय द स्टेट होता है, पेइंग टैक्सेस, ऑब्लिगेटिंग द ट्रैफिक रूल्स। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पर क्या, वाई ओबे द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक ड्यूटी क्या हो जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रोल जो कि एक इंडिविजुअल के टूवर्ड्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्लिगेशन, मोरल और लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अब देखिए, ड्यूटी इज लाइक अ पावर, ऑब्लिगेशन लाइक अ अथॉरिटी। आप इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। पावर क्या था, अनलेजिटिमेट अथॉरिटी, अनएक्सेप्टेबल अथॉरिटी। और ड्यूटी क्या है, ड्यूटी वो है कोई भी एक्टिविटी जो आप एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हैं करने के लिए। बट ऑब्लिगेशन क्या है, वो ड्यूटी करे जो मोरल और लीगल हो। ड्यूटी मैंने कहा ड्यूटी करो कि फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है कि जो सड़क के किनारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हटाना, ये ड्यूटी मैंने बताई उनको। बट ये ऑब्लिगेशन कैसे हो जाएगा, ये मोरल और एथिकल और लीगल बेस्ड होना चाहिए। आप ऐसे किसी को भी मार के नहीं हटा सकते, उनको पहले नोटिस देना है आपको, ये मोरालिटी बेस्ड, लॉ बेस्ड हो जाएगा। फिर आप उसको 3-4 बार मतलब रेड नोटिस जाएगा, फिर आप उसको वॉलंटरी वे में बताएंगे, फिर आप फिजिकल कोर्शन यूज़ करेंगे। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी में अंतर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हो जाता है, मोरल ड्यूटी क्लैश विद लीगल रिक्वायरमेंट। अब देखिए आपका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है और मोरल क्या है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ से फिजिकली हटा दो थ्रू द फोर्स। बट आपकी मोरालिटी क्या कह रही है, आप बहुत इमोशनल है, आप नहीं चाह रहे किसी को हर्ट करना। जैसे कि आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, कोई गरीब महिला आती है आपके पास, आपको कहती है मैं सर ये हमारा काम करा दो। बट आपका लॉफुल क्या नेचर है कि आपको देखना है वो जो काम करने के लिए बोल रही है क्या वो एलिजिबल हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स है। यहाँ पर आपका प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का आइडिया आएगा। अब पर आपकी मोरालिटी क्या कह रही है, बहुत गरीब है काम कर देते हैं, बट ये लॉफुल नहीं है, ये मोरली राइट है बट इट इज़ नॉट लॉफुल। तो विच इज़ एथिकल एंड मोरली राइट इज कॉल्ड अ ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं बिटवीन द ड्यूटी मोरल आइडियाज एंड बिटवीन द एथिकल लॉफुल आइडियाज। तो यही था। गवर्नमेंट एक्ट लाइक अ गार्डियन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, ये वी ऑल नो दैट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, फ्रीडम, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट लिबर्टी इक्वालिटी। थिंकर्स क्या है, हॉब्स, लॉक, रूसो। कंसेंट की बात होती है, कंसेंट बेसिकली लेजिटिमेसी, थ्रू द आइडिया ऑफ कंसेंट हम लेजिटिमेसी देते हैं। अब ये कंसेंट ऑन द बेस ऑफ डिबेट, पब्लिसाइड, रेफरेंडम, दिस साइड ऑफ द पार्टिसिपेटरी, these are the consent based democracy. And legitimacy and obligation crisis क्या हो जाते हैं, overloaded government theories, government take on too many responsibilities, इससे हमारे legitimation and obligation crisis हो जाती हैं, जो government too many responsibilities ले लेती है, rising public expectations, exceeding available resources, जो कि TPSP है ना, वो availability of resources पे based welfareism का approach है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डिक्लाइनिंग
पब्लिक ट्रस्ट टू द आइड ऑफ करप्शन, माल प्रैक्टिस, राइट। लेजिटिमेशन क्राइसिस थ्योरी क्या हो जाती है, जो हर्बर्ट मेस ने कहा था कि क्राइसिस ओकर व्हेन गवर्नमेंट फेल टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड जस्टिफाई देयर अथॉरिटी। वो पब्लिक के ट्रस्ट एंड बिलीफ को फेल कर रही है बट अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई कर रही है, तब आइडिया ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लेजिटिमेशन ऑब्लिगेशन क्यों आते हैं, ओवरलोडेड गवर्नमेंट, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड रिसोर्सेज को अनप्रोपोर्शनेट होना। कॉजेज क्या है, करप्शन है, पुअर गवर्नेंस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनइक्वालिटी एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो दीज आर द कॉजेज फॉर द लेजिटिमेशन क्राइसिस थ्योरी एंड द लेजिटिमेशन ऑब्लिगेशन क्राइसिस। तो लेजिटिमेशन मतलब ऑब्लिगेशन की क्राइसिस क्या है, थ्रू द करप्शन, पुअर गवर्नेंस, यू नो, इकोनॉमिक क्राइसिस, इनइक्वालिटी एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। इसीलिए गुड गवर्नेंस की बात की गई है, मिनिमम गवर्नमेंट विद मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की है, आइडिया ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, यू नो, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रैशनैलिटी की बात की गई है थ्रू द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। ओके, सो यहीं पे ये जो हमारी क्लास थी, द चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ द MPS पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक सिद्धांत का, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज लिया है ऑन विद द रिफ्लेक्शन ऑफ PYQ ट्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर वाइज डिस्कशन हुआ ऑफ द बुक 1। बुक 2 का पूरा आपका जो जितना भी मटेरियल है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक पे मैंने अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन के वेरिएशन दिए ताकि आप एग्जाम में जो आपका कंटेंट है वो वेल लोडेड रहे, ठीक है। सो यहीं पे मैं क्लास को एंड करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।